नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुलाई 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एचपी टेट में जो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम है उसमें हमारे पास सोशल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं। तो जो सोशल स्टडीज़ है तो उसके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे क्वेश्चन की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी नागपुर, डी बम्बई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बम्बई। जो भारत छोड़ो आंदोलन है तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई से हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास 8 अगस्त को की थी, 8 अगस्त 1942। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई थी। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? बम्बई से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एचपी टेट में पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसका गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? ए 99 संवैधानिक संशोधन, बी 98 संवैधानिक संशोधन, सी 97 संवैधानिक संशोधन, डी 100 संवैधानिक संशोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 99 संवैधानिक संशोधन। जो हमारे पास राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है तो ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया था? तो जो 99 संवैधानिक संशोधन है इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। और ये जो संशोधन है ये कब किया गया था? तो ये संशोधन हमारे पास 2014 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2014 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू एजुकेशन है ये किस आर्टिकल में है? ए अनुच्छेद 21A, बी आर्टिकल 51A, सी आर्टिकल 39A, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए आर्टिकल 21A। जो आर्टिकल 21A है उसमें हमारे पास राइट टू एजुकेशन जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में दिया गया है? वो हमारे पास अनुच्छेद 21A में दिया गया है। और ये कितने अमेंडमेंट के द्वारा इसमें शामिल किया गया था? तो ये 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। कितनवें? 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया फंडामेंटल राइट में 21A में। और ये कब अमेंडमेंट हुआ था? तो ये अमेंडमेंट हमारे पास 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये कब आया था? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे पास 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। और ये इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो ये शुरू हुआ था हमारे पास उसके बाद 2010 में। तो ये सारे के सारे जितने भी फैक्ट हैं इन सभी फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एचपी टेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 86वां संवैधानिक संशोधन है इसमें हमारे पास जो राइट दिया गया था राइट टू एजुकेशन दिया गया था। और इसमें जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। तो कौन से आर्टिकल में? 6 से 14 वर्ष के जो आयु है उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को जब देश में आपात
आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? यदि प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने ही 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद। जो फखरुद्दीन अली अहमद है ये उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ये प्रेसिडेंट थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है वहाँ पर कब आपातकाल लागू किया गया था, तो वो हमारे पास 25 जून 1975 को लागू किया गया था। और किस आर्टिकल के तहत किया गया था? आर्टिकल 352। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। जो 356 है वो राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितने में लगता है? वो आर्टिकल 352 में लगता है। और उसी तरह से जो हमारे पास आर्टिकल 360 है ये हमारे पास वित्तीय आपातकाल है। तो ये भी पूछा जाता है, वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। और उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1946, बी 22 जुलाई 1947, सी 22 जुलाई 1948, डी 22 जुलाई 1949। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। जो हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो उसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और जो हमारे पास संविधान है, तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू किया गया? तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें 395 आर्टिकल थे। और पूछा जाता है कि उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया या मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो मूल संविधान में हमारे पास 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जो भारत है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है? ए जनप्रतिनिधि कानून 1951 में, बी जनप्रतिनिधित्व कानून 1952 में, सी जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में। जो जनप्रतिनिधित्व कानून है वो कब आया था? तो वो 1951 में आया था। और उसी समय भारत की जो चुनाव प्रणाली है या चुनाव प्रक्रिया है उसका वर्णन उसमें किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एचपी टेट में पूछा जाता है। यदि आपको एचपी टेट के लिए हिमाचल प्रदेश जीके की क्लास लेनी है या उसके मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वे सारी वीडियो देख सकते हैं। और जो एचपी टेट है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का प्रेसिडेंट है, तो भारत के प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 52। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। जो हमारे पास आर्टिकल 52 है उसके द्वारा ही भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 52 है उसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये किस पार्ट में आता है? तो ये हमारे पास पार्ट 5 में आता है। किस में आता है?
पार्ट 5 में आता है। और जो अनुच्छेद 61 है इसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो वो हमारे पास आर्टिकल 61 है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का अर्थ क्या होता है? पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को उसके पद से किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के द्वारा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। और जो हमारे पास ये बिल है ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और ये बिल जो पास होगा ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होगा। उसी तरह से जो आर्टिकल 51 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें हमारे पास ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 51 में क्या आता है? तो 51 में आता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो आर्टिकल 53 है इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 में। जो भारत है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? जो हमारे पास रबड़ है वो भारत में सर्वाधिक किस स्टेट में होता है? तो जो हमारे पास केरल स्टेट है, तो केरल में भारत में सर्वाधिक रबड़ पाया जाता है। इसका उत्पादन, प्रोडक्शन की जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ किस स्टेट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो वो है केरल। और जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? ए टुंड्रा, बी हिमालय, सी मैंग्रोव, डी उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे वर्षा वन आना था। जो हमारे पास रबड़ है उसका संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उसका संबंध उष्णकटिबंधीय वनस्पति से है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, आपको पता है ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया आता है? जैसे हमारे पास केरल है तो ये पश्चिम घाट में आता है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और वहाँ पर हमारे पास जो रबड़ है, रबड़ की खेती की जाती है। और जो टुंड्रा वनस्पति है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे पास पोलर जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, पोलों में पाई जाती है। और जो हिमालय वनस्पति है वो आपको पता है कि हिमालय कहाँ पे आता है भारत के? तो जो हमारे पास जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पार्ट है वो किस में आता है? वो हिमालय में आता है। और मैंग्रोव, जो मैंग्रोव है ये कहाँ आता है? ये हमारे पास जो समुद्री तट होते हैं, समुद्र के तट पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो सर्वाधिक भारत में मैंग्रोव वन जो हमारे पास पश्चिम बंगाल है वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो आपको पता होगा कि जो चूना पत्थर है इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ए एल्यूमिनियम के लिए, बी सीमेंट के लिए, सी प्लास्टिक के लिए, डी मोटर गाड़ी के लिए। तो आपको पता होगा कि जो चूना है ये किस प्रकार का है? ये एक पत्थर है, ये चट्टानें होती है। तो चट्टानों से क्या बनाया जाता है? ना तो उससे मोटर गाड़ी बनाई जा सकती है, ना ही उससे प्लास्टिक बनाया जा सकता है, और ना ही उससे एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीमेंट। जो चूना उद्योग है या चूना पत्थर है उससे क्या बनाया जाता है? तो उससे सीमेंट बनाया जाता है। यदि आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होगा, हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर हमारे पास सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। एक हमारे पास दारला घाट में है, दूसरी हमारे पास सिरमौर के राजबन में है, और तीसरा हमारे पास जो बिलासपुर है, बिलासपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जहां सर्वाधिक सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक है।
ए नॉर्वे, बी आयरलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी हांगकांग। तो इसका सही आंसर होगा ए नॉर्वे। जो विश्व है, विश्व में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। और नॉर्वे किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। ए तट, बी स्थलमंडल, सी द्वीप, डी प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रायद्वीप। तो जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। मैंने आपको पिछले कल की जो वीडियो है वहां पर बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमारे पास अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पिछले कल ही बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और वहीं पर जो चारों ओर से पानी से घिरा भूभाग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको द्वीप कहा जाता है, उसको आइलैंड कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहीं पर यदि बहुत बड़ा भूभाग चारों ओर से पानी से घिरा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉन्टिनेंट महाद्वीप कहा जाता है। और तट क्या होता है? जो समुद्र होता है, समुद्र के बाद जो लैंड लगती है उसको क्या कहा जाता है? उसको तट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। ए सोन, बी चंबल, सी बेतवा, डी माही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल। जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। और गांधी सागर बांध हमारे पास किस राज्यों में स्थित है? तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध किस राज्यों में है? तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश में है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध कब बनाया गया था? तो गांधी सागर बांध हमारे पास 1954 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए गांधी सागर बांध के बारे में कि ये किस राज्यों में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको कब बनाया गया था? उसको 1954 में बनाया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी दादा भाई नौरोजी, डी शशि थरूर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी है इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। और कब लिखी थी? 1901 में। कब लिखी थी? 1901 में लिखी थी। और जो दादा भाई नौरोजी है ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वो भारत के कौन व्यक्ति थे जो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुए थे। तो वो दादा भाई नौरोजी थे। और कब ये इलेक्ट किए गए थे? तो ये हमारे पास 1892 में। कब इलेक्ट किए गए थे? 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। ए बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी,
डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।